रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हार कर बैठ तो ये मंजिल के मुसाफिर, कल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. शर्मा ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन मैं आपके सामने बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का ऑनलाइन मॉक टेस्ट साथी लेकर के आता हूं। ऐसे में आर.एस. डायमंड टीटी क्लास द्वारा साथी जो आयोजित की जाती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का ओरिजिनल वीडियो, ऑफिशियल वीडियो साथी लेकर के आ चुका हूं। जो ऑफिशियल क्वेश्चंस वहां पूछा गया है वही क्वेश्चन साथी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। तो बिल्कुल साथी, आपको जो है इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आर.एस. डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको टीम से संपर्क करना होगा। तो साथी, मैंने भी यहाँ पर जो है लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर एक महिला साथी का नाम मैंने यूज किया हूँ और पासवर्ड जो टीम से मिला है वही मैंने भी यहाँ पर यूज किया हूँ। उसके बाद नीचे में आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल साथी, इसी पर आप लोग को क्लिक करना। देखिए, मैंने भी यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब इसमें अब नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यह परीक्षा खास करके तमाम वैसे भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो सीटेट, बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण करके बिहार के बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं। खास करके साथी, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम आर.एस. डायमंड ऑफिशियल का ऑफिशियल जो है टेलीग्राम है वहां आपको विजिट करना पड़ेगा और टीम से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर साथी आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, यानी जारी रहने का। बिल्कुल साथी, इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना। देखिए, आपके सामने अब प्रश्न का दौर आ चुका है और महत्वपूर्ण प्रश्न साथी आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा जब ये भारत छोड़ो आंदोलन जब पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तो प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक ना। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्त क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। चलिए, अपने बिहार की तरफ से एक बेहतरीन मौका आप लोग को है बिहार में शिक्षक बनने का। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? आपको पता होगा कोहलर किससे संबंधित है। तो कोहलर जो है साथी संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। बिल्कुल इसी पे क्लिक करके क्या कर देना है, सबमिट कर देना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, ये बिहार का। खास करके कह लें तो जो बीपीएससी परीक्षा होंगी इसमें आपको करंट अफेयर्स के रूप में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? जी हाँ दोस्त, भारत ने किस देश के साथ जो है माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो वह देश का नाम क्या है? तो फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। चलिए साथी, इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, हम लोग सबमिट कर देंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने गोली मार दिया था। किसको गोली मार दिया था? तो गोली मार दिया था जनरल ओ डायर को। और जनरल ओ डायर का नाम सुनते ही आपके मन में, आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड का, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था और खास करके हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और आदेश किसने दिया था? तो यही जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। और खास करके साथी इनको जो है उधम सिंह ने गोली मार दिया, ठीक ना। दूसरे जगह इनको गोली मार दिया। और साथ ही कहीं ना कहीं आपको प्रश्न ध्यान रखना है कि सरदार उधम सिंह के द्वारा गोली किसको मारा गया? जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर संबंधित है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पंजाब के अमृतसर में है और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसमें हजारों लोग मारे गए थे और खास करके 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक जो है मीटिंग हो रही थी, महासभा हो रही थी। किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ सभा हो रही थी, ठीक ना। तो चलिए साथी, नंबर 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? यानी लोकसभा का जब सत्र चलता है तो उसमें 3 सत्र होते हैं, ठीक ना। शून्यकाल, प्रश्नकाल, इस प्रकार का, ठीक ना। तो इसमें 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बिल्कुल इसी पे क्या करना है, क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि मगध शासक बिंबिसार, बिंबिसार का नाम सुनते ही आपके मन में एक ऐसे वंश की स्थापना की बात आती होगी जिसे साथ ही आपको जानना जरूरी है। तो बिंबिसार ने किसका किया था स्थापना? हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का ध्यान रखिएगा, नाम हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार ने, तो हर्यक, ठीक ना। तो हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। और खासकर साथ ही उस समय उनके चिकित्सक कौन थे? चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जो इलाज करते थे, जो वैद्य होते थे, ठीक ना। तो इनके जो खासकर जो चिकित्सक थे इनके समय में, उन चिकित्सक का नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। इस पे क्लिक करके साथ ही क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का नाम आप लोग बिल्कुल साथी जो है आपके घर में भी शायद होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल आप लोग इससे परिचित ही होंगे। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? किस थ्योरी पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम है अपकेंद्रन। क्या नाम है? अपकेंद्रन नाम है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वॉशिंग मशीन जो काम करता है अपकेंद्रन सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल जो है वॉशिंग मशीन का अपकेंद्रन हो जाएगा। चलिए साथ ही इस पर क्लिक करके इसे सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे आ गया है, एमपीपीआई परीक्षण। जी हाँ दोस्त, भारी भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। एमपीपीआई परीक्षण किससे संबंधित है और किस मतलब यानी किस चीज को मापन की जाती है एमपीपीआई परीक्षण से? तो एमपीपीआई परीक्षण होता है और इस परीक्षण में किसका मेजरमेंट किया जाता है? तो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। एमपीपीआई से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। एमपीपीआई से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। बिल्कुल साथी इसी पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथी आपके मन में एक धर्म की यहाँ पर साथी चर्चा हो रहा होगा, आपके मन में जहन में उठ रहा होगा कि महावीर स्वामी जी ने खास करके किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था आपको वैशाली में। वैशाली में कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। तो कुंडलवन भी रहेगा या वैशाली जिला का नाम साथ यहाँ पर दिया हुआ था कुंडलवन वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, ठीक ना। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था मृत्यु? पावापुरी में। जन्म हुआ था वैशाली में और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। लेकिन साथ ही यहाँ पर फंसाने के लिए एक और ऑप्शन दे दिया गया है। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ध्यान दीजिएगा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में और मृत्यु हुआ था ये आपको पावापुरी में, और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देते हैं। अगला साथी अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में दबा के साथ ही शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बिल्कुल 100% जो है बेहतर देने का प्रयास करता हूँ, वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अच्छा प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। और एक प्रश्न और इससे बनेगा कि भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। और ये जब भारत आया था तो इनको मदद किसने किया था? अब्दुल मजीद ने मदद किया था। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और वास्को डिगामा ने ही भारत का खोज किया था। और वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। और किसने इनको मदद किया था? तो अब्दुल मजीद ने इनको मदद किया था, ठीक ना। तो व्यापार के उद्देश्य से ये आए थे भारत। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? देखिए लोहा में जंग लगेगा तो लोहा का भार बढ़ जाएगा। आप लोग मन में सोचिएगा कि जंग लगने से भार कैसे बढ़ जाता है। तो लोहा में जंग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल साथ यहाँ पर घटना नहीं लिखेंगे, बढ़ता है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्लिक करके इसे क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, मतलब जिसके पूर्व मतलब पहले में कोई आशा ना हो, जिसके पहले कोई आशा ना हो, पूर्व मतलब पहले कोई आशा ना हो, उसके लिए कौन सा शब्द सबसे बेहतर होगा? तो साथ ही प्रत्याशा तो होगा नहीं, अनाहुत तो होगा नहीं, अपर में जिसका माप नहीं किया जा सके, तो जिसका माप नहीं किया जा सके उसे ना अपर में कहते हैं। जो जिसको नहीं बुलाया जा सके, जो आहूत ना हो, जिसका प्लानिंग नहीं हो उसे अनाहुत कहते हैं। और प्रत्याशा जिसका कोई आशा ना हो उसे ना प्रत्याशा कहते हैं। जिसका कोई आशा ना हो, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहा कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, पहले कोई आशा ना हो। तो पहले कोई आशा ना हो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आपको आंसर लगाना है अप्रत्याशित। क्या होगा?
प्रत्याशी, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो होगा अप्रत्याशित, ठीक ना। प्रत्याशा नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा आपका उत्तर, सॉरी 1 नंबर वाला, ठीक ना, 1 नंबर वाला इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको सीडीपी में यह क्वेश्चन खास करके साथ ही आपको और ईवीएस में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम स्किनर ने, क्रिया प्रसूत अधिगम स्किनर ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, चलिए इसको क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब आपको मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जीन पियाजे ने ही जो संज्ञानात्मक के सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही एक पार्ट का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जीन पियाजे। बिल्कुल साथी, इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ससवा काल मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, तो नवजात शिशु जब जन्म लेती है तो उस समय का कौन सा उम्र होगा? तो ससवा काल का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक ससवा काल होता है, ठीक ना। तो क्लिक करके इसे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि हाल में ही जारी वर्ष 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक ना। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां। और कब का सेशन क्या है? 2023 का, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी इस पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। वीडियो को साथी लाइक कर दीजिए, जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद है कि हाल में ही किस राज्य में 100% हर घर जल मतलब सब घर में जो है जल की उपस्थिति प्रदान कर दी गई, जल को साथी जो है पहुंचा दिया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां के हर घर में जल को जो है पहुंचा दिया गया है सरकार के माध्यम से? वहां के राज्य सरकार के माध्यम से साथी हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां के प्रत्येक घरों में जल को पहुंचा दिया गया 100%, और यही कारण है साथी इस राज्य का नाम पूछा जा रहा तो हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में हर घर जल। वैसे भी नल जल तो आपको पता होगा, नल जल कहाँ लग गया था? बिहार में। तो बिहार का नाम यहाँ पर नहीं देना है, ठीक ना, बिहार का ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन हर घर जल जो पूछेगा आपको गुजरात में पहुँचा दिया गया। वैसे भी नल जल तो खास करके धरातल पर कितना सही है वो भी आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? जैसे ये वर्ग है तो वर्ग का चारों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक ना। तो इसका प्रत्येक भुजा का 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना? भुजा स्क्वायर होता था 8 8 64, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 64। अब देखिएगा 64 क्षेत्रफल हो गया। अब करा कि एक आयत जो है, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर कितना है? तो 16 सेंटीमीटर लंबाई है, तो चौड़ाई कितना होगा? तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। क्लिक करके साथ ही इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? साथ ही इनका जन्म तो झांसी में, सॉरी इनका जो है झांसी की रानी तो थी ये, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था वो प्रश्न पूछा जा रहा। तो झांसी मत लगाना है, झांसी नहीं लगाना है। झांसी में इनका देहांत नहीं हुआ था। अंग्रेजों से लड़ते लड़के यह जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी। और कहाँ हुई थी वीरगति को प्राप्त? तो ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुई थी। तो झांसी रानी की मृत्यु अगर पूछेगा तो साथी ग्वालियर में। और इनके बचपन का नाम मनु है। और घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना इनका प्रमुख पेशा था, यानी प्रमुख इनको अच्छा लगता था, ठीक ना। तो ये ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था और ये झांसी की रानी थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीमांत गांधी। चलिए तो सीमांत गांधी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। क्या कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा आपको सीमांत गांधी। इस पर क्लिक करके नंबर 2 वाले पे साथी क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से 4 शब्द एक प्रकार का है और चौथा असंगत है, मतलब 3 गो एक समान है और एगो भिन्न है। 3 गो एक समान है, एगो भिन्न है। तो 3 गो एक समान है, देखिए मार्कर से क्या करते हैं? लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, पेन से भी
लिखते हैं और खल्ली से भी लिखते हैं। इस तीनों से क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तीनों से लिखने का काम करते हैं। लेकिन पुस्तक से लिखा नहीं जाता है, पुस्तक से लिखा नहीं जाता। पुस्तक क्या है, इससे भिन्न है, पुस्तक को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भिन्न है, इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी निर्वात में, निर्वात में यानी जहाँ पर वायु ना हो, ठीक ना। तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, ठीक ना। निर्वात को शून्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। चलिए क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, गति का नियम किसने प्रदान किया? तो गति का नियम जो प्रदान किया, आपको पता होगा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो न्यूटन के माध्यम से दिया गया। किनके माध्यम से? न्यूटन का। लेकिन पूछेगा गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति के नियम को सर्वप्रथम गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली। लेकिन गति का नियम किसने प्रदान किया सबसे पहले? तो न्यूटन ने किया था, ठीक ना। और न्यूटन का ही 3 गो नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, न्यूटन का 3 गो नियम है गति का। अगला प्रश्न साथी जो है हम इसे सबमिट कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, वकील संबंधित है कोर्ट से। वकील साहब कहाँ रहेंगे? कोर्ट से। वकील साहब कहाँ रहेंगे? कोर्ट से। तो ब्यूटिशियन यानी जो सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, जो चेहरा को चमकाने का काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? क्लास में तो रहेंगे नहीं, जहाज पर तो रहेंगे नहीं, घर में तो रहेंगे नहीं। तो वकील साहब कहाँ? वकील साहब का स्थान कहाँ है? कोर्ट में। तो ब्यूटिशियन का स्थान कहाँ? क्लास में क्या? नहीं। घर में है? नहीं। जहाज में है? नहीं। कहाँ होगा? पार्लर में। कहाँ होगा? पार्लर में। तो ब्यूटिशियन साहब कहाँ रहेंगे? पार्लर। जैसे मास्टर साहब कहाँ रहेंगे? विद्यालय में। मास्टर साहब कहाँ रहेंगे? विद्यालय में। आप लोग कहाँ रहिएगा? मास्टर बनिएगा तो विद्यालय में रहिएगा। तो चूंकि आपका वो स्थान सही है, वकील का स्थान है कोर्ट, इसी प्रकार से ब्यूटिशियन का स्थान है पार्लर। बिल्कुल साथी, क्लिक करके इसे सबमिट कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस आपको जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्या तारीख को? 27 सितंबर को। बिल्कुल साथी, क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो जनगणना तो स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना अगर पूछेगा तो 1881 में। नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हो गया? 1881 में। लेकिन पहला जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है अभ्यर्थी, और नियमित वाला में 72 मार देता है, और जो खास करके जब नियमित नहीं पूछता है तो 1881 मार देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जनगणना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपको 1872 में ही, लेकिन नियमित जनगणना जो स्टार्ट हो गया था 1881 से। नियमित यानी रेगुलर मोड में स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो 1881 में जनगणना स्टार्ट हो गया नियमित रूप से, और पहला जनगणना 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न में से खाली स्थान पर आ सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें संबंध बनाइए। क्या करना है? संबंध बताना। देखिए बी का स्थान होता है दू, तो दू दू 4, A1 B2 C3 ना, D4 ऐसे करके होता है ना। तो बी हो, बी दू दू 4। देखिए बी का स्थान है दू दू 4, और दू F हो गया 6, और 6 H हो गया 8, तो 8 के बाद होगा दू 10, तो 10 के स्थान पर आता है J। क्या आएगा? J। अब देखिए Z है, तो यहाँ पर यहाँ देखिए W X Y और Z हुआ ना, तो यहाँ हो जाएगा V। क्या हो जाएगा? V। तो V W X Y Z। अब देखिए A है ना लास्ट में, A C E, तो 1 2 3 2 5 2 7 2 9, 9 का होता I। तो जे भी आई कहाँ है? ऑप्शन में देखिए जे भी आई कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है। बिल्कुल क्लिक करके इसे समय, बस संबंध सिर्फ स्थापित कर लीजिए और बन जाएगा। सौरमंडल का मुखिया आपको पता ही, बिहारी ये सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य, ठीक ना। सूर्य होता है, और सूर्य के नजदीक जो ग्रह सबसे नजदीक रहेगा उतना कम समय में चक्कर लगाएगा, और जो जितना दूर रहेगा उतना अधिक समय में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है, और इसका चक्कर वही ग्रह सबसे पहले लगाएगा जो सबसे नजदीक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाली स्थान को पूर्ति करना। देखिए यहाँ पर संबंध बताना। संबंध सबसे पहले आप स्थापित कीजिए। संबंध कैसे होगा? 69 है तो 6 9 54, 6 गुने 9 कर लीजिए, 6 गुने 9 प्लस 1। 69 को लिख सकते हैं 6 गुने 9 प्लस 1, 6 9 54, 1 55 हो गया ना। इसी प्रकार से 26 को देखिए, 6 दूना 12, 1 13, 1 जोड़ दिए, 6 दूना 12, 1 13, 6 गुने 2, 2 गुने 6 प्लस में 1, 6 दूना 12, 13 हो गया। इसी प्रकार से आप 13 को कीजिए, यानी 13 को लिख सकते हैं 1 गुने 3 प्लस में 1, तो 3 1 3 1 4, कितना हो जाएगा? 4। बस आसान प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखिए माइंड अगर लगा ली तो प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकाल का पर्यायवाची। अकाल तो समझ में ही आ रहा है कि अकाल मतलब क्या होता है? अपरिहाय कारण से। अकाल मतलब अपरिहाय, अंधियारा तो होगा नहीं, सॉरी ये हो जाएगा अपरिहाय, ठीक ना। अकाल मतलब अपरिहाय हो जाएगा। दुर्भिक्ष तो होगा नहीं, अक्षत तो होगा नहीं, तो अकाल मतलब क्या होता है? अपरिहाय, यानी जैसे नहीं कहते अपरिहाय कारणों से आज की क्लास बंद हो गई, मतलब अकाल से, मतलब अकारण जो है बिना सूचना का अचानक ऐसे करके हो जाता जो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आप लोग को एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और दबा करके जो है अपने कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं और इससे मोटिवेट हो सकूं। अगला प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, मतलब जब अपने ज्ञान को प्राप्त किया, तो उनकी अवस्था कितनी थी? देखिए महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था आपको पता है? क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुदोधन। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है कितने वर्ष में हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष में, ठीक ना, 35 वर्ष में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बचपन में ही वो गृह को त्याग दिए थे, ठीक ना, गृह त्याग दिए थे बचपन में ही, लेकिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें 35 वर्ष में। तो साथ ही यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान, यानी ऐसे कौन से गणितज्ञ थे जो स्वशिक्षित थे और भारतीय थे? तो साथ ही उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। क्या नाम था? श्रीनिवास रामानुजन जी थे, वो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान थे। चलिए अगला प्रश्न है, साथ ही यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कि 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आ जाए और शेषफल 45 प्राप्त हो जाए? तो भाजक क्या होगा? तो एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इस पर जब आप बैठाएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से देखिए बना लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, आपका आसानी से यह प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी, शोक किसे कहते हैं? जिससे हमें हानि होती है, जिससे हमें कष्ट होता है, जो हमें परेशानी देता है, जो हमें तबाही देता है, उसी को शोक कहते हैं। शोक, ठीक ना। तो बिहार का जो शोक नदी कौन सा है? जो अपना हमेशा स्थान बदलते रहता है, अपना क्या करता है? स्थान बदलते रहता है, कभी ऐ देने, कभी ओय देने, कभी ओय देने, ठीक ना। तो इनका रास्ता बदलते रहता है हमेशा। तो कोसी ऐसी नदी है बिहार का जिसे शोक कहा जाता है, चूंकि बार बार ये अपना रास्ता को बदल लेती है, चेंज कर लेती है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है, परेशानी पहुंचाती है। चलिए अब प्रश्न कहा जा रहा है कि ऐसे विकल्पों का चयन करें जो खास करके इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। लापटर में देखिए क्या है? LAUGHTER है ना, लेकिन ग्रंट को देखिए, ग्रंट को तो GRUNT। तो देखिए इसमें एन है ना, इसमें एन है, क्या है? एन है, लेकिन आपको लापटर में एन लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, LAUGHTER, एन नहीं है। तो कह रहा है कि इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो ग्रंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ग्रंट में एक्स्ट्रा एन है, जबकि लाफ्टर में एन नहीं है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। क्लिक करके दोस्त इसे क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि ब्लूप्रिंट आपको समझ रहा होगा, चूंकि यानी आपको समझ में आ रहा होगा, चूंकि ब्लूप्रिंट को लेकर के एक बार बिहार सरकार ने भी कहा था कि ब्लूप्रिंट 7वां चरण का तैयार हो चुका है। तो 7वां चरण का ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? कि परीक्षा का निर्माण, परीक्षण का निर्माण, सॉरी परीक्षा नहीं, परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, परीक्षण का निर्माण होता है ब्लूप्रिंट से संबंधित है। तो बिल्कुल निर्माण से संबंधित होता है ब्लूप्रिंट। तो साथ ही से क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, आपको ये करंट अफेयर्स है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो भारत के आपको हरियाणा राज्य में, कहाँ? हरियाणा राज्य में साथी जो है इसे लॉन्च किया गया। तो साथी नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन जो है राजवंश की स्थापना किया था, उनका नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति ने ही वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। साथ ही से क्लिक करके इसे क्लिक पहले कर लीजिए, अब बाद में इसे दबा के सबमिट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्य, जो अभाज्य किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे, पहला अभाज्य संख्या 2 है, 2 सर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ठीक ना। तो ऐसे करके अभाज्य संख्या कहाँ तक लेना है? 50 तक लेना है। तो 50 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है नहीं, 49 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, 48 तो होगा नहीं, तो 47 हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 47। टोटल जब गिनती कीजिएगा तब 15 गो आएगा। क्या गो आएगा? 15 गो आएगा। क्या गो आएगा? 15 गो आएगा। क्या गो आएगा? 15 गो आएगा। बस इसे क्लिक करके दबा के सबमिट मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर जो है 5 है, अंतर कितना है? 5 है, तो इसको बनाइए ऐसे करके x - y बराबर 5, ठीक ना। और दोनों का गुणनफल 36 है, तो गुना करके x गुने y बराबर 36 है। या ऐसे शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ठीक ना, 36 है। तो बिल्कुल साथी जो है कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग कितना होगा? तो इसका योग हो जाएगा, आपको योग हो जाएगा 5/36, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 5/36। इसे बना लीजिएगा आप लोग, आसानी से बन जाएगा।
नहीं बनेगा तो आप जो है टेलीग्राम में बिल्कुल जो है हमें मैसेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट हो चुका, रिजल्ट में 100% 40/40 और ये काजल रानी का रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं है, किसका है? काजल रानी का, चूंकि उनका ही नाम है, जिनका नाम उन्हीं का भाई रिजल्ट होगा ना। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट देख लिए हैं। अगर चाहते हैं इस मॉक टेस्ट को लगाना तो साथ ही टेलीग्राम को फटाफट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए और एक बार मैसेज ग्रुप में मारिए कि सर मुझे भी जो है आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, बिल्कुल आपको फटाफट मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए मिल जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए। धन्यवाद।